Hello everyone, morning to all of you. यहाँ पे स्क्रीन है, स्क्रीन और साउंड आपको प्रॉपर आ रहा हो, एक बार कंफर्म कर दीजिए. And then we will take the doubts. Okay. So आप अपने जो डाउट्स हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं अगर क्वेश्चंस है. So I can pick from there and paste over here जिससे वो क्वेश्चन सभी को दिखे like this. तो ये क्वेश्चन आपने भेजा हुआ क्वेश्चन नंबर 11 किसी बुक का है. एक अच्छा क्वेश्चन है और मैं समझाता हूँ कि किस तरह से सॉल्व करना है. जस्ट 1 मिनट, मैं आपका चैट सेगमेंट खोल देता हूँ, ओपन कर लेता हूँ. So it says कि two identical spheres A and B are free to move and rotate about their centers. They are given same impulse J. The lines of action of the impulses pass through the center of A. A के center से pass करता है. Language समझना हमारे लिए important होता है. And away from the center of B, तो B के center से pass ना होकर के किसी दो जगह से pass करता है. So you can draw these kind of two spheres. और उस पर इम्पल्स लगाया गया. आइडेंटिकल स्फीयर्स है तो इनका मतलब हुआ मास और रेडियस बराबर आने वाला है. एंड यू आर अप्लाइंग सम इम्पल्स. एक इम्पल्स उसके सेंटर से जा रहा है 10A, दूसरा इम्पल्स समवेयर डिफरेंट लोकेशन से जा रहा है. सो दिस इज A, दिस इज B. B का सेंटर यहाँ पर होगा. लाइन ऑफ एक्शन ये A का लाइन ऑफ एक्शन उसके सेंटर से जा रहा है. ये लैंग्वेज का मीनिंग है. एक बार आपको मीनिंग समझ में आता है देन यू कैन रिलेट कि क्या चलने वाला है. इट सेज कि सेम इम्पल्स लगाया गया तो ये भी J है, ये भी J दिया गया. आफ्टर इम्पल्स A का क्या फ्यूचर आने वाला है तो आप बोलोगे कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. सो लेट्स से इसकी वेलोसिटी VA आ जाती है आफ्टर इम्पैक्ट. तब बोलोगे J इज इक्वल टू M इंटू VA. सिमिलरली यहाँ पर आप लिखने पर इसकी अगर वेलोसिटी लेट्स से VB आती है सो यू विल फाइंड J इज आल्सो इक्वल टू MVB. यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गया कि VA और VB आपस में आइडेंटिकल है. That means both the spheres are going to move with the same speed. Option A देखो ये लिखा A and B will have the same speed. You say yes. One is correct. Second says कि B will have greater kinetic energy. तो अपने को kinetic energy के बारे में बात करना है. अच्छा आप देखोगे कि फर्स्ट का जो मोशन आएगा A का that will be purely translatory. क्यों? क्योंकि ये जो इम्पल्स है ना ये कुछ एंगुलर इम्पल्स नहीं दे पाएगा सेंटर आउट. तो उसका एंगुलर इम्पल्स 0 हो जाएगा तो रोटेट नहीं करेगा. जबकि ये रोटेट करेगा. इसके पास ओमेगा भी आएगा. तो यहाँ पर अगर आप काइनेटिक एनर्जी A का लिखते हो, काइनेटिक एनर्जी A, सो दैट विल बी सिंपली हाफ mVA स्क्वायर. ओनली ट्रांसलेशन. जब आप काइनेटिक एनर्जी B का लिखने वाले हो देन यू विल फाइंड इट्स गोइंग टू बी हाफ mVB स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर. नो मैटर ये कितना छोटा हो क्या हो लेकिन ये एक्स्ट्रा है कि VA VB बराबर है. सो ये एलिमेंट्स बराबर है. तो हम यहाँ से गारंटी से कह सकते हैं कि B का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आना चाहिए. So B will have a more kinetic energy than A. ये भी correct है, इसको मार्क कर देंगे. Then third says they will have same kinetic energy. No, they will have a different kinetic energy और B का kinetic energy ज्यादा आने वाला है. फिर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है. फोर्थ पे आ जाते हैं. The kinetic energy of B will depend on the point of impact of the impulse. Yes, क्योंकि आप देखोगे जब इसका ओमेगा कैलकुलेट करोगे तो अपने को ये R लगेगी या हाइट लगेगी. और कैसे निकालेंगे? J into height. That is going to be angular impulse. तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी आई ओमेगा. सेंटर के अबाउट आप जाओगे, सेंटर से देखोगे एंगुलर इम्पल्स कितना लग रहा है, उसकी वैल्यू आई ओमेगा करोगे. तो ये जो H है ये डिसाइड करेगा कि कितना ओमेगा आने वाला है.
और ओमेगा ये डिसाइड करेगा कितना काइनेटिक एनर्जी आने वाला है, तो हम फोर्थ को मार्क कर देंगे। सो इस तरह से आपके जो 1 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, थर्ड इनकरेक्ट होगा। सो दैट वाज वन ऑफ योर डाउट्स। इसके अलावा अगर कोई और डाउट है then you can share the snapshot. Okay, कुछ अपने भेजे हुए हैं तो मैं उनको कॉपी करता। आई होप कि समझ में आ गया होगा, डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया। रिकॉर्ड भी हो रहा है तो आप बाद में भी इसको देख सकते हो। अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास, and then there's this one. I will be pasting there, then we'll be discussing about it. One is this. Okay, so let's talk about these doubt first. So there's a question number 4. ये एग्जाम में आ भी चुका है, जेईई एडवांस 2015 का है। और ये आपसे बोलता है कि एक रिंग है आपके पास, मास एम, रेडियस आर, रोटेट करता है। सो ये रिंग है, 3 डायमेंशनल व्यू दिखाया गया है, ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस है। और आपसे बोलता है विथ 2 पॉइंट मासेस ईच ऑफ मास m/8 एट रेस्ट एट पॉइंट O। सो इनिशियली ये दोनों पार्टिकल्स जो है O पॉइंट पर थे, सेंटर पे थे। These masses can move radially outwards along the 2 massless rods। तो ये massless rods हैं जिस पे ये स्लाइड कर सकते हैं। And at some instant angular speed of the system is 8/9 omega, and one of the masses is at a distance 3r/5 from O। So आपसे पूछता है at this instant the distance of other mass would be what? So यहाँ पर आप देखोगे कि ये रिंग और ये दो पार्टिकल्स मिलकर के अपना सिस्टम बनाते हैं। और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर आप टॉर्क कैलकुलेट करना चाहोगे तो रिंग का जो मास होगा वो सेंटर से ही पास करेगा, तो उसका टॉर्क 0 आएगा। और ये जो पार्टिकल्स होंगे इनका मास डाउनवर्ड लगेगा, तो इनका टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेगा। अगर वो अलग अलग डिस्टेंस पर होंगे तो इनका टॉर्क जो होगा न्यूमेरिकल वैल्यू अलग आने वाली है। लेकिन ये जो टॉर्क्स आएंगे इसके, वो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, उस स्क्रीन उस एक्सिस से जाएगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। या फिर ऐसा बोलो कि वो एक्सिस जो इस रिंग पर ऐसा लाई कर रही होगी, इस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कराना चाहेंगे। एक इस तरह से रोटेट कराना चाहेगा, दूसरा इस तरह से रोटेट कराना चाहेगा। तो अगर उनके डिस्टेंसेस अलग अलग भी हैं तो कोई टॉर्क आएगा, सो दैट विल बी अबाउट द एक्सिस ऑन द प्लेन ऑफ रिंग। कनेक्शन इशू, अभी आवाज आ रही होगी आपको? चेक, बीच में थोड़ा इंटरप्शन था। कर रहा है उसके अबाउट टॉर्क ग्रेविटी भी नहीं देने वाला है, तो इसके अबाउट टॉर्क 0 रहेगा। सिंस टॉर्क अबाउट z एक्सिस, इसको z पकड़ लेते हैं, तो टॉर्क अबाउट z एक्सिस इज 0। दिस विल इंप्लाई यू से सिंस सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इज अलाउड अबाउट z एक्सिस। सो आप बोलोगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियली क्या रहा होगा, ये जो बॉल्स थे या पार्टिकल्स थे वो सेंटर पे थे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, केवल रिंग का रहेगा। तो आप बोलोगे आई ओमेगा इनिशियली
और आई डैश ओमेगा डैश फाइनली, क्योंकि प्योरली रोटेटिंग केस चल रहा है। अच्छा, इसका वेलोसिटी भी आएगा, तो अब चाहो तो अलग अलग लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको। एल इनिशियली कितना आएगा? एल इनिशियली आएगा आई ओमेगा, आई विल बी ऑफ रिंग ओनली एम आर स्क्वायर, और ओमेगा आपको दे रखा है, सो ये ओमेगा के बराबर हो जाएगा। नाउ पार्टिकल्स का इसमें क्या क्यों कंट्रीब्यूशन जीरो रहा? क्योंकि पार्टिकल्स वर एट द ओरिजिन, उनका अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जीरो था और वो मूव भी नहीं कर रहे थे। फाइनल एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करोगे? फाइनल एंगुलर मोमेंटम में आप रिंग का एंगुलर मोमेंटम निकालोगे और पार्टिकल्स का निकालोगे, बट आप देखोगे पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो इस तरह से है और उसका आर भी इधर आएगा, तो उसका जो ट्रांसलेशनल पार्ट होता है लीनियर एंगुलर मोमेंटम का, आर क्रॉस वी, वो जीरो हो जाएगा। इसका भी आर क्रॉस वी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो आरसीएम क्रॉस एम वी आया करता था वो पार्ट जीरो होगा और आई ओमेगा वाला सस्टेन करेगा। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्टली आई डैश ओमेगा डैश लिख सकते हो, जहां पर आई डैश में रिंग प्लस पार्टिकल्स रहेंगे। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एम आर स्क्वायर, एक पार्टिकल का होगा एम, और उसकी जो डिस्टेंस है 3r बाई, अच्छा पार्टिकल का मास को हमने को पार्टिकल के मास से डायरेक्टली कर लिख दूं, छोटा एम ना लिख करके, कैपिटल एम बाई 8 तो चलेगा। कैपिटल एम बाई 8 उसका मास है और 3r बाई 5 डिस्टेंस पर पाया गया। दूसरा जो पार्टिकल है उसका भी मास m बाई 8 है, उसकी डिस्टेंस क्या है वो अपने को निकालना है, तो r डिस्टेंस पकड़ लेते हैं तो r स्क्वायर हो जाएगा। दिस इनटू ओमेगा डैश, ओमेगा डैश की वैल्यू अपने को 8 ओमेगा बाई 9 पता है। हाँ, इसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं, बोल सकते हैं इनिशियल और फाइनल वैल्यूज आपस में इक्वल होना चाहिए। वंस यू इक्वेट देन यू विल फाइंड कि अपने को एक आंसर मिल जाएगा। अगर मैं डायरेक्टली इक्वेट कर रहा हूँ तो आप देखोगे एम आर स्क्वायर कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, ओमेगा कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये बनेगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा 1, and from here you'll find 1 by 8 9 by 25 plus यहाँ पर m cancel out हो गया होगा and this will be like 1 by 8 r square divided by r square and within the bracket ये सब कुछ था, बाद में 8 by 9 मिलेगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, इसमें कुछ डाउट था आंसर्स को लेकर के। सो आप 8 को एंट्री दे दो, 9 इस साइड लेकर के आ जाओ, तो ये बोलेगा 9 इज इक्वल टू 8 प्लस 9 बाई 25, 8 कैंसिल हो गया, प्लस आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। Then after it turn out to be like r square by capital R square is equal to, this is going to be 1, so it's going to be like 1 minus 9 by 25, which turn out to be 16 by 25. So r by r turn out to be 4 by 5. So small r must be 4 by 5 times r. ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए, उसको मार्क करेंगे। 1 2 3 4 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, फोर्थ वन चेक कर लीजिए क्या वही आंसर दिया गया। अगर वही दिया गया तो परफेक्ट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने को ये समझना था कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करना है, देन हाउ टू राइट इनिशियल ऑफ द सिस्टम, हाउ टू राइट फाइनल ऑफ द सिस्टम, एंड देन सिंपलीफाई इट। अगर आपको आइडिया समझता है देन यू विल फाइंड कि ऐसे क्वेश्चन एडवांस में आते हैं एंड वी कैन हैंडल देम इफ वी हैव लर्न कि एंगुलर मोमेंटम किस तरह से लिखा जाता है। So that was your question. Next we can move to the next one. Next I need to copy then. There's a question number 66. Answer is given as 1 by 2r. 1 by 2r, 3r. हाँ, ऐसा कि मेरे को कुछ ऐसा याद आया था आंसर्स को लेकर, कुछ कंसर्न्स थे। एक बार इसको आप रीचेक कीजिए, क्या ये सेकंड आप बोल रहे हो कि 1 by 3r दिया है? What else we can do is like we can have cross checking in our calculation. Idea is perfectly okay,
what we need to do, initial angular momentum, final angular momentum. Let me quickly check again. इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में हम लोगों ने क्या लिखा है, मास ऑफ रिंग, रेडियस और ओमेगा को यूज करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग का एमआर स्क्वायर होता है, ओमेगा होता है, बराबर है पार्टिकल्स का जीरो रहा होगा क्योंकि ओरिजिन पे थे। फाइनल पे अपने को क्या करना था, पार्टिकल्स का ट्रांसलेटरी पार्ट नहीं रहा होगा, केवल रोटेटरी पार्ट रहा होगा। और रोटेशन में आप इसको डायरेक्टली या फिर आप अलग अलग भी लिखते हैं तो हम रिंग का कंसीडर करेंगे तो एमआर स्क्वायर ओमेगा आएगा। इस पार्टिकल के लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा जो कि मास इनटू डिस्टेंस आएगी, दैट्स व्हाट वी रोट, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसका भी मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मास हम लोगों ने m/8 पकड़ा है। एंड देन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो बचती है, एंगुलर वेलोसिटी 8 ओमेगा/9, उसको भी कैच किया है। एंड कैलकुलेशन भी बराबर जैसा जा रहा है। था कुछ जिसके शायद वो बाद में आंसर करेक्शन कराया हो या समथिंग लाइक दैट, बट वी विल सॉल्व लाइक दिस, यू चेक द कैलकुलेशन वंस, और जो याद से आ रहा है आप उसी को अपना आंसर पकड़ेंगे। और एक बार मैं फिर से वेरीफाई कर लूंगा, अगर कुछ करेक्शन होगा तो मैं बोल दूंगा। एज ऑफ नाउ दिस, क्योंकि जब मैं सॉल्व कर रहा था देन मेरे को ख्याल आया 2015 में आया था, तो कुछ आंसर को लेकर के इश्यूज बने थे इसके। यू कंसीडर दिस एज योर राइट आंसर एज ऑफ नाउ, कंसीडरिंग द कैलकुलेशन एक बार चेक करने के बाद। फिर भी मैं एक बार रीलुक करता हूँ उसको। 66 क्वेश्चन पर आते हैं। ये बोलते हैं a ring of mass m, radius r has 3 particles attached to the ring as shown in the figure. The center of the ring has a velocity v naught. The kinetic energy of the system, there is no slapping, that's what it says. काइनेटिक एनर्जी बताने का अच्छा क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, और अब में से कई लोगों को इश्यू बन सकता है इस पे। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम लोग निकालते हैं। कई तरीके होते हैं अपने निकालने के लिए, इजी तरीका भी पकड़ सकते हैं। ये स्लिप नहीं कर रहा है, इसकी वेलोसिटी अगर v नॉट है तो ये घूमता भी होगा तभी स्लिप नहीं करेगा। दैट मींस नो स्लिप मींस यहाँ पर बॉटम मोस्ट का वेलोसिटी 0 होना चाहिए क्योंकि ये ग्राउंड पर है, तो ग्राउंड रेस्ट पर है, रोलिंग की बात करना चाह रहे हैं। सो हम लोग एक क्लेम करेंगे कि जो v नॉट की वैल्यू है वो r ओमेगा आनी चाहिए फॉर नो स्लिप कंडीशन। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब अपने को काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की चाहिए। ना काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये भी कर सकते हैं कि सभी अलग अलग पार्टिकल्स की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी निकालें और ऐड कर लें। सो हम क्या करने वाले हैं कि रिंग की निकालेंगे, और लेट से ये फर्स्ट पार्टिकल की निकालेंगे, सेकेंड पार्टिकल की निकालेंगे, थर्ड पार्टिकल की निकालेंगे, सभी की काइनेटिक एनर्जीज को हम ऐड अप करने वाले हैं। रिंग को अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको अगर मैं डिटेल में लिखूं तो ऐसा लिखें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 3। आपको याद होगा कि हम लोगों ने ये प्योर रोलिंग केस में या फिर जनरल मोशन केस में एक फॉर्मूला लिखा था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल, लिखा था राइट। तो उस तरीके से भेजा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि पहले इसका इस बॉडी का आपको सेंटर ऑफ मास पकड़ना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास आप देखोगे कि कहीं कहीं बीच में आएगा, यहाँ कहीं, फिर उस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालना होगा और फिर उसको यूज करना होगा, क्योंकि उस फॉर्मूले में आता था हाफ टोटल मास VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, तो उसमें हमको सेंटर ऑफ मास लगता है। अब यहाँ पर सेंटर ऑफ मास आप देखोगे, मास ये कुछ ऐसे दे रखे कि सेंटर ऑफ मास किसी आर्बिट्री लोकेशन पे जाने वाला है, तो उसको अगर हम वर्क ना करना चाहें तो हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं कि सभी पार्टिकल्स का अपना इंडिविजुअल या सभी बॉडीज का अपना इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी लिख करके ऐड कर देते हैं। ना रिंग को आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो, पार्टिकल को भूल जाओ, केवल रिंग को ऑब्जर्व करो। क्या रिंग रोल कर रहा है? क्या रिंग का मास और रेडियस अपने को पता है? क्या रोल करने वाली वेलोसिटी इसको पता है? यस। तो हम तो जानते हैं रोलिंग रिंग का जो काइनेटिक एनर्जी आता है दैट इज mv0 स्क्वायर। हाफ mv0 काइनेटिक ट्रांसलेशनल का आता है, हाफ mv0 स्क्वायर रोटेशन का आता है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो दैट्स द रोलिंग रिंग। फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, इस पार्टिकल का, क्या इस पार्टिकल का मास अपने को पता है? यस 2m। क्या इसकी वेलोसिटी पता है?
देन यू रिमेंबर कि हम लोगों ने इस तरह के पॉइंट्स की वेलोसिटी कैलकुलेट की थी। इसके पास ऊपर वेलोसिटी आएगी ओमेगा नॉट इनटू आर या आर ओमेगा, इधर एक वेलोसिटी आएगी वी नॉट, फिर हम बोलेंगे वी नॉट आर ओमेगा बराबर था, तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर आएगा जिसको हम वी नॉट रूट 2 बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी वी नॉट है, ये भी वी नॉट है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी या स्पीड या टोटल स्पीड कितनी आएगी, वी नॉट रूट 2। सो फर्स्ट पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी आएगा हाफ द मास इनटू द वेलोसिटी स्क्वायर वी नॉट रूट 2 का स्क्वायर। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं डाउन साइड। सो दैट्स गोइंग टू बी हाफ द मास व्हिच इज 2m इनटू द वेलोसिटी v नॉट रूट 2 का स्क्वायर। नाउ कम टू द पार्टिकल नंबर सेकंड पार्टिकल की काइनेटिक, सिंस ये पार्टिकल्स हैं तो पार्टिकल के पास केवल ट्रांसलेशन होता है, रोटेशन नहीं होता है, और उसको हमको टोटल वेलोसिटी चाहिए होती है। तो टोटल वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, हाफ द मास इनटू इस पॉइंट की वेलोसिटी। तो इस पार्टिकल की वही वेलोसिटी होगी जो रिंग के इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी, क्योंकि वो फिक्स्ड है। तो यहाँ पर आपने देखा था वेलोसिटी 2v0 आती है, v नॉट डायरेक्टली आएगा और r ओमेगा ऐड अप करेगा तो 2v0 हो जाएगा। सो दैट बिकम्स 2v0 का स्क्वायर, एंड देन यू विल हैव वेलोसिटी फॉर दिस पार्टिकल। सो अगेन रिंग के पॉइंट की वेलोसिटी के बराबर आएगा, r ओमेगा डाउन साइड जाएगा, इधर v0 जाएगा और r ओमेगा v0 बराबर है, सो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड v0 रूट 2 हो जाएगा। अपने को मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन का यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कोई यूज नहीं होता है। सो दैट्स गोइंग टू बी हाफ m v0 रूट 2 का स्क्वायर। अब इन नंबर्स को हम लोग ऐड अप कर देंगे, जो फाइनल आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। एक मिनट इसको चेक कर सकते हैं आंसर को। सो दैट्स m v0 स्क्वायर, second term will turn out to be 2m v0 square. How? You can check the calculations कि ये 2 और 2 cancel हो गया, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। सेकेंड टर्म में 4/2 आएगा, दैट इज अगेन 2m v0 स्क्वायर। लास्ट टर्म में आप देखोगे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट्स m v0 स्क्वायर। 2 + 2 4 + 2 6 m v0 स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अलग अलग पार्टिकल्स लगाएगा, कोई बॉडी रोल कराएगा, तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो हम सभी को अलग अलग पार्टिकल्स का और बॉडी का लिख करके ऐड करेंगे, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होती है और वो ऐड अप की जा सकती है। जिस पार्टिकल का कैलकुलेट कर रहे होंगे उस पार्टिकल की टोटल वेलोसिटी लगेगी अपने को, और रिंग अगर बॉडी है रोल कर रही है तो रोलिंग कंडीशन को लगाएंगे। कॉपी कर लीजिए। आई विल बी बैक इन अ मिनट। कॉपी कर लिया होगा आपने। सो लेट्स हैव द ऑप्शन 4 इज गिवन एज आंसर। सो आई थिंक आप इसके बारे में बात कर रहे होगे। हाँ, तो ये अपना आंसर आता है, ये करेक्ट है। क्या हुआ था जब ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो शायद उन्होंने एक बार गलत आंसर दिया था, या फिर किसी कोचिंग ने गलत उसको आंसर कुछ और दिया था। सो इश्यूज बने थे जो मेरे को याद आया बाद में, बट दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। इसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेगा, और ये आपको समझ में आ गया होगा। सो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। So there's one, this tilted one, इसको रोटेट करना थोड़ा भारी है, सो हम लोग ऐसे ही पढ़ लेंगे इसको। ये बोलता है 3 आइडेंटिकल पॉइंट्स। ओह माय गॉड, ये पाथफाइंडर का है, इसका सोल्यूशन मैंने बना के दिया हुआ है, आप उसको वीडियो को वॉच कर लीजिए, थोड़ा सा लेंथी टाइप का है। अभी हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे कि 3 आइडेंटिकल मासेस जो होते हैं ना, और वो अगर मूव करते हैं तो उस केस में क्या कंडीशन लगाते हैं। इसने क्या किया है कि वो आइडेंटिकल मास ना लेकर के डिफरेंट मास लिए हुए हैं। तो ये जो डिफरेंट मासेस हैं, इसकी वजह से सेंटर ऑफ मास हमारा कहीं और चला जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये पाथफाइंडर का है। मैंने इसके सॉल्यूशंस एमसीक्यू के डाल रखे हैं, ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यू से।
आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आप उसको एक बार यूज कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर आइडिया देता हूँ कि क्या डिफरेंस आने वाला है यहाँ पर। इसके बाद यू दैट, अगर उसमें कोई पार्ट ना समझा हो तो जरूर पूछने का। M1 M2 M3 ये अपने पास सिस्टम है और ट्रायंगल साइड डी दिया गया है। द सिस्टम इज रोटेटिंग इन अ फ्री स्पेस इन सच अ वे दैट अंडर द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर दे आर रिस्पॉन्सिबल। और सिस्टम नाइदर एक्सपेंड कर रहा है नॉर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये बाउंडेड सिस्टम है, बैलेंस्ड है। एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। अभी हम लोग क्लासरूम में ही नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स जब हम लोग आगे सैटेलाइट की बात करेंगे मल्टी स्टार सिस्टम में, तो हम लोग ऐसा बात करेंगे कि 3 पार्टिकल्स आपस में म्यूचुअल ग्रेविटेशन फोर्स से बाउंड हो सकते हैं और अगर उनके मास बराबर होते हैं तो ये बेसिक और सिंपलेस्ट क्वेश्चन बनता है हमारे लिए कि उस केस में हम इसको बहुत इजीली हैंडल करते हैं। अगर तीनों के मास बराबर होंगे तो ये सेंटर ऑफ मास का सेंटर अप्लाई करेगा और ये फिर इस तरह से घूम सकते हैं। बेसिकली दे कैन लाई ऑन अ सर्कल, सरकम सर्कल जो ऐसा बनने वाला है, और उस सर्कल पे घूम सकते हैं। तो अपने को क्या करना होगा उस केस में? उस केस में यहाँ पर जाकर के ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने होंगे इसके। तो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स इधर आएगा और यही ग्रेविटेशनल फोर्स हमको रिक्वायर्ड एमवी, अगर इधर वेलोसिटी v है तो ये हमको mv²/r प्रोवाइड कर देगा। सो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि ये पार्टिकल हमेशा इस सर्कल पे चलता रहेगा। सिमिलरली ये पार्टिकल हमेशा सर्कल पे चलता रहेगा, ये भी पार्टिकल चलता रहेगा। तो ये सिस्टम बाउंड बना रहेगा, एक्सपेंड नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा और हमेशा के लिए स्टेबल रहेगा, घूमता रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये काफी और चैलेंजिंग हो गया क्योंकि उसने मासेस को क्या बोला है, अलग अलग बोला है। तो सिंस ये मासेस अलग होंगे तो पहले इसका हमको सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, कहीं और आएगा। फिर हमको अगेन स्टोरी वही बनानी पड़ेगी कि सेंटर ऑफ मास वहां निकालेंगे, फिर इसका फोर्स निकालेंगे ग्रेविटेशन, इसका फोर्स निकालेंगे ग्रेविटेशन, फिर उसका रिजल्टेंट सेंटर की तरफ निकालेंगे, फिर उसको हम ये हमारा नेट ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, फिर उसको हम mv²/r से बैलेंस कर रहे होंगे। और इसमें आप देखोगे कि तीनों पार्टिकल का अपना रेडियस अलग होगा, इसका रेडियस अलग हो जाएगा, इसका रेडियस अलग हो जाएगा, इसका रेडियस अलग हो जाएगा। तो हमको तीनों की इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी। सो लॉट मोर मैथमेटिक्स है, मैंने इसको किया हुआ है पूरा और यूट्यूब के चैनल पे पड़ा हुआ है इसका सोल्यूशन। केयरफुली आप उसको वॉच कीजिए और इफ यू फेल टू गेट एनी आइडिया तो मेरे को बोलने का। आइडिया मैंने बस ये यूज किया कि इसका नया सेंटर ऑफ मास निकालना है, फिर उस सेंटर ऑफ मास की अपनी रेडियस निकालनी है। रेडियस निकालने के लिए टोटल फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस करना है और तीनों का बैलेंस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो उससे ओमेगा निकल के आ जाता है। आप उसे वॉच कर सकते हो और अदरवाइज अगर उसमें नहीं समझ में आता है तो आपको आप बोल लेंगे तो मैं उसको अलग से समझा देता हूँ आपको। इसके अलावा कोई और डाउट आपने अगर भेजा हो तो मैं देख सकता हूँ। इधर नहीं शो कर रहा है। So if you have any other doubt you can share, or if you have theoretical conceptual clarification तो उसके लिए भी आप पूछ सकते हो। एक और डाउट अभी दिख रहा है, इसको ओपन कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 26 है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, सॉल्व करने के बाद और क्लियर हो जाएगा। So this is there is a uniform rod, तो एक ए बी रॉड है यूनिफॉर्म,
मास m दिया गया is attached to a higher to a hinge at one end A, okay, and release from the rest from the horizontal position, ठीक है. The rod rotates about A. When it reaches to the vertical position, the rod strikes a sphere of smaller mass at smaller radius, initially which was at rest on a smooth horizontal surface, as shown in the figure. The impact is along the horizontal direction and perfectly elastic. Okay. If at the moment of impact, the lowest end of the rod is very close to the smooth horizontal surface, very close to a very close to the smooth horizontal surface. ठीक है. After the impact, the sphere moves along the horizontal and the rod subsequently rises to a max angle 60 degree with the vertical. Choose the correct alternatives or options or statements taking into account the following information. Length of the rod equals root 2r. R is given like this. Okay, so calculation और solving एक अलग point हो जाएगा. पहले अपने को समझना है कि what we can do, what is happening over here. So ये एक rod था, initially horizontal था, और यहाँ पर एक sphere रखा हुआ था smooth surface पर, and then you release the rod. जब आप, और ये hinged है A point पर, तो आप इसको रिलीज करोगे तो इस तरह का इसका एंड आता रहेगा, जस्ट सरफेस को टच करने वाला होगा, फिर इस तरह से आएगा तो इसको हिट करेगा. जब स्फीयर को हिट करेगा देन स्फीयर विल बी मूविंग, और स्फीयर मूव करेगा और रॉड भी आगे जाएगी. रॉड मैक्स कितना जाता है ये अपने को बताएगा. स्फीयर चल रहा होगा, स्फीयर की वेलोसिटीज वगैरह अपने को पता करना होगा, या फिर कुछ और पॉइंट्स आएंगे. जैसे ये पूछा गया स्फीयर की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जस्ट आफ्टर कोलिशन. सो थर्ड और फोर्थ में से कोई आंसर हो सकता है, और 1 और 2 में से कोई एक आंसर हो सकता है मासेस के रेशियो को लेकर के. So what are the ideas that we have, what are the concepts that we have, उसको अपने को देखना है. So first from initial to this position, रॉड को केवल वॉच करना है. जब हम केवल रॉड को वॉच करेंगे तो वहां पर हम एनर्जी कंजर्वेशन जैसा कुछ लगाएंगे. फिर इसके बाद रॉड और स्फीयर को एक साथ डील करेंगे ड्यूरिंग द कोलिजन. सो वो सेकेंड स्टेप आएगा. थर्ड स्टेप आफ्टर द कोलिजन, रॉड को फिर स्टडी करेंगे, और क्योंकि रॉड की फाइनल लोकेशन अपने को पता है तो यहाँ से अपने को m/m के बारे में पता चल जाना चाहिए. और फिर स्फीयर के बारे में बाद में कुछ बताना नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट आस्किंग एनीथिंग अबाउट स्फीयर की क्या होता है. हाँ, स्फीयर की जस्ट आफ्टर द कोलिजन वाली वेलोसिटी पूछ रहा है, उसके बारे में बात करनी है. सो दिस इज हाउ वी ब्रेक डाउन अ क्वेश्चन. क्योंकि इतना लेंदी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपको एडवांस में मिलते हैं, तो वी नीड टू ब्रेक डाउन इनटू 2-3 पार्ट्स. जैसे फर्स्ट पार्ट हो गया ये रॉड का, सेकंड हो गया कोलिजन का, थर्ड हो गया आफ्टर द कोलिजन का. सो फर्स्ट पोर्शन में हम लोग बात करेंगे, रॉड हमारा सिस्टम है और रॉड पर हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना चाहते हैं. इट वाज लाइक कि रॉड ऐसा था, यहाँ से घूम करके ऐसा आया, तो इनिशियली रेस्ट पर था, फाइनली उसके पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी. मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहेगा कि काइनेटिक पोटेंशियल का सम कांस्टेंट होना चाहिए. प्योरली रोटेशन केस है, सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ रहा होगा, अब सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुंच गया, तो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे गया, तो बोलोगे कि ये L/2 गया होगा. अगर रॉड की लेंथ को हम लोग L पकड़ते हैं तो ये L/2 हो जाएगा. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाज इनिशियली mg into L/2. फाइनली आओगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया, दैट इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर. I बोले तो रॉड का हिंज के अबाउट, सो दैट विल बी हाफ I का मतलब आएगा mL²/3 ओमेगा स्क्वायर. सो यू विल फाइंड कि बहुत सारे टर्म सेटल डाउन होने वाले हैं, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मिलेगी. जैसे m कैंसिल हो गया, L कैंसिल हो गया, ये बनेगा 3, 2 से 2 भी कैंसिल हुए, तो 3g/L. तो अगर आपको ओमेगा की जरूरत है, सो ओमेगा इज गोइंग टू बी √3g/L. तो एक पार्ट अपना सॉल्व हुआ. दैट मींस वी कम टू नो कि कितना एंगुलर वेलोसिटी से आने के बाद ये हिट करता है. इसके बाद अब दूसरे पॉइंट में हमारा सिस्टम जो होगा वो रॉड प्लस स्फीयर आएगा. एवरी टाइम वी नीड टू डिसाइड कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. कई बार हम लोग लिखते हैं, कई बार अपने ब्रेन में चलता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं.
तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जब हम रॉड और स्फीयर को एक साथ डील करने वाले होंगे, देन यूल फाइंड कि जस्ट बिफोर इम्पैक्ट क्या हुआ, जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट क्या हुआ। तो दो पिक्चर बनाएंगे। जस्ट बिफोर इम्पैक्ट में रॉड के पास वेलोसिटी थी और रॉड उसको हिट करने वाला था। मैं थोड़ा सा दूर बना रहा हूँ बट हिट कांटेक्ट पर है, और ये भी थोड़ा सा दूर बना रहा हूँ बट कांटेक्ट पर है। ऐसा रफ पिक्चर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। एंड देन यूल फाइंड कि इसको हम ए पॉइंट बोल सकते हैं, ये हिंज्ड ए है, दिस इज हिंज्ड ए। इनिशियली इट वाज रोटेटिंग विद दिस ओमेगा, ये वाला ओमेगा, और इसके बेस दोनों के लगभग बराबर है और इसकी रेडियस आर दिया गया है। तो इसका मतलब इसको हिटिंग कहाँ पर करेगा ये? कैन यू सी कि इसका हिट इसी पॉइंट पर कर रहा होगा, सेंटर वाले पॉइंट पर। जो सेंटर पे जा रहा है वहीं पे टच करेगा, वर्टिकल लाइन टेंजेंशियल टू दैट सेंट्रल पॉइंट, इजंट इट? सो वो बेस से आर डिस्टेंस हाइट पर, आर हाइट पर आने वाला है, यहाँ पर इम्पैक्ट आने वाला है। जस्ट आफ्टर कोलिजन यू कैन थिंक ऑफ कि इसके पास ओमेगा डैश की वेलोसिटी है ये, और सिंस ये सेंटर पे इम्पल्स दे रहा है स्फीयर पर, तो स्फीयर रोटेट नहीं कर पाएगा, स्फीयर केवल और केवल ट्रांसलेट करेगा, तो भी आ जाएगी। आपसे पूछ सकता था आफ्टर हिटिंग दी स्फीयर, और जब रॉड स्फीयर को हिट करता है तो स्फीयर का मोशन कैसा आने वाला है, क्या रोटेशन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा? तो आप बोलोगे कि केवल केवल ट्रांसलेशन करेगा, क्योंकि इसका हिटिंग सेंटर पर है। तो जो भी इम्पल्सिव फोर्स आया होगा वो सेंटर से पास कर रहा होगा, उसने कोई टॉर्क नहीं दिया होगा। और स्मूथ सरफेस है तो हॉरिजॉन्टल से भी कोई टॉर्क नहीं आएगा, फ्रिक्शन नहीं आएगा, इसलिए यू विल फाइंड कि वो ट्रांसलेट करेगा। देन इट्स डन। ये जस्ट बिफोर की स्टोरी है, जस्ट आफ्टर की स्टोरी है। कोलिजन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? कुछ इन्फॉर्मेशन है। इट वाज सेड कि परफेक्टली इलास्टिक, इम्पैक्ट अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और परफेक्टली इलास्टिक है। तो इलास्टिक की कंडीशन E इक्वल टू 1 लगाना है अपने को। इनिशियली यू विल फाइंड कि ये जो पॉइंट हिट करने जा रहा था, इसकी डिस्टेंस L माइनस आर रही होगी ऊपर से, तो इसके पास वेलोसिटी कितनी रही होगी इस पॉइंट की? कैन वी से इसकी वेलोसिटी रही होगी L माइनस आर इंटू ओमेगा। ओमेगा से रोटेट करने वाली कोई ऑब्जेक्ट का आर डिस्टेंस पे जो वेलोसिटी आता है वो आर ओमेगा आता है। so, नीचे से आर डिस्टेंस चला गया तो बचा हुआ L माइनस आर रहा। फिर इसके बाद में इसी पॉइंट की वेलोसिटी लेट से v डैश हो जाती है। मैं इस तरफ बना दे रहा हूँ वेलोसिटी का सिंबल। तो अगर ये v डैश हो जा रहा है, वो v हो जा रहा है, तो अब आप देख सकते हो कि अगर ये v है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी v रही होगी। E इक्वल टू 1 लगाना है। So coefficient of restitution is velocity of separation, that is v minus v dash, v dash or v. So v should be higher, v dash should be lower, we have talked about, right? Approach velocity कितना आएगा? L minus r into omega. This is equal to 1, so you will find another equation, v minus v prime is equal to L minus r into omega. Now अपने को क्या क्या पता है वो समझाता मैं आपको। L की वैल्यू √2r दी गई है, r अपने को पता है, और ओमेगा हम लोग निकाल चुके हैं। इसका मतलब राइट हैंड साइड अपने को नोन है। लेफ्ट हैंड साइड के बारे में अपने को बात करनी है। जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के बारे में बात करेंगे तो अपने को एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। यहाँ पर दो अननोन है, v और v प्राइम। अच्छा, अगर हमको v प्राइम पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा, तो v भी निकल आएगी। तो उसके लिए हम थर्ड केस पे आ जाएंगे। ना थर्ड केस क्या कहता है कि ये जो रॉड है ना, रॉड मैक्स कितना जाती है ऊपर? 60 डिग्री तक जाती है। सो यहाँ से रॉड यहाँ तक जाता है, इसके बाद वो रेस्ट पे आ जाता है। सो यू विल फाइंड कि इसका सेंटर यहाँ पर था, अब सेंटर यहाँ पे चला गया होगा, और इसके लिए हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। ओके, सो अब पहले आप इतना कॉपी कर लीजिए, इसके बाद मैं इसकी इक्वेशन बनाता हूँ।
ओके, आपने कॉपी कर लिया होगा। सो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको समझ में आया कि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया, सेकंड में क्या बनाया, और यहाँ पर 2 अननोन जा रहे थे। इसके लिए हम थर्ड पार्ट पे आ रहे हैं। थर्ड पार्ट पर इसका सेंटर यहाँ पर था, ये सेंटर यहाँ पर क्या होगा, ये एंगल अपने को पता है थीटा 60 डिग्री। सो वी कैन फाइंड आउट कि सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर गया है। सो यूल फाइंड कि L/2 था, तो ये जो डिस्टेंस आएगी दैट विल बी L/2 cos थीटा। और वैसे भी अपने को h का डायरेक्ट फॉर्मूला पता रहता है। अब यहाँ तक की बात करोगे तो ये पूरा L/2 था और ये हाइट अपने को लगेगा। सो वी कैन से कि h की जो वैल्यू आती है दैट विल बी L/2 1 माइनस cos थीटा आती है। थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, सो cos 60 डिग्री हो जाएगा हाफ, सो दैट विल बी L/4। बेसिकली मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ cos 60 which is half, so 1 minus half is a half, L/2 into half is L/4। बेसिकली हम लोग क्या इंटरेस्ट ले रहे हैं यहाँ पर, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का। जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे तो आपको पता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास थी हाफ आई ओमेगा डैश का स्क्वायर। यहाँ पर हाँ ओमेगा डैश का स्क्वायर आएगा, ये काइनेटिक एनर्जी थी। और ये काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे गया होगा, दैट मींस mg द राइज ऑफ द सेंटर ऑफ मास दैट इज h। नाउ पॉइंट इज कि हमको h पता चल गया, l भी i भी पता है, सो एक अब यहाँ पे अपना आंसर भी आ जाएगा, ये ml स्क्वायर बनेगा by 3। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड इज द सेम, ml स्क्वायर by 3। ओमेगा प्राइम को अपने को लगेगा कितना आ रहा है, mg, h की जगह आप L/4 लगा सकते हो। यहाँ से ओमेगा डैश लगेगा, तो ओमेगा डैश की वैल्यू आप देखोगे कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 आ रहा है, 3g/2l अंडर रूट के अंदर। ये ओमेगा था √3g/l और ये आया √3g/2l, तो ओमेगा कुछ कम हो गया होगा इम्पैक्ट की वजह से, ऑफ कोर्स। नो, यहाँ से ओमेगा प्राइम मिल गया। अब आपसे कुछ और ही पूछना चाह रहा था ये कि स्पीड क्या होगी, मास रेशियो क्या होंगे एंड ऑल दैट। सो नाउ यूल फाइंड कि ये v प्राइम है, v प्राइम की वैल्यू हम पता कर सकते हैं यहाँ से। सो कैन वी से कि जो v प्राइम रहा होगा, v प्राइम मस्ट बी l माइनस r ओमेगा प्राइम, उसमें वेलोसिटी ओमेगा डैश हो चुकी है। एंड इफ यू गॉट इट, तो ओमेगा प्राइम यहाँ से यहाँ पे रख सकते हैं, l माइनस r की वैल्यू प्लेस करेंगे, जैसे ही प्लेस करेंगे v प्राइम मिल जाएगा। v प्राइम इज गोइंग टू द वेलोसिटी ऑफ दिस वाला पॉइंट रॉड का, और v प्राइम को यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ से बदलेगा वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर। तो C और D में 3 और 4 में जो भी आंसर आना होगा वो चेक हो जाएगा। फिर मास का रेशियो कैसे पता करना है, अभी तक कहीं मास का रेशियो हमारा इन्वॉल्व ही नहीं हुआ है, तो मास का रेशियो के लिए अभी सेकंड पार्ट को भी और हैंडल करना होगा। इसमें हम लोग एक और पॉइंट लगाएंगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो इस स्फीयर का इम्पैक्ट कहाँ से मिला होगा, यहाँ से मिला होगा, तो यहाँ पे कितना वेलोसिटी आकर के इसको हिट किया है वो अपने को पता करना चाहिए। और उस वेलोसिटी के बेसिस पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, या बेटर होगा कि एंगुलर इम्पल्स बोलेंगे। तो फॉर दैट सेक व्हाट वी कैन डू इज दिस कि इस पर कितना इम्पल्स लगा, और लेट्स से कि वो जो इम्पल्स था वो p था, तो आप दो इक्वेशन बनाओगे। स्टिल इज गोइंग टू बी टफ। दो इक्वेशन कौन से आएंगे, एक इक्वेशन आएगा कि रॉड पर, मैं यहाँ पे अलग से बना देता हूँ, ये रॉड है, रॉड पर p लगा और ये स्फीयर पर p लगा। रॉड का अलग से बनाएंगे, स्फीयर का अलग से बनाएंगे। जब आप रॉड का बना रहे होगे तो क्या आपको समझ में आता है कि हम ऐसे लिखेंगे p इंटू l माइनस r, दैट इज गोइंग टू बी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम हमको पता चल गया, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ओमेगा प्राइम, इनिशियल कितनी थी ओमेगा। तो यहाँ से हम रॉड की इक्वेशन बना देंगे तो p निकल के आएगा। और स्फीयर के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, स्फीयर के लिए इक्वेशन बनेगी p इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम हमारा बेसिकली m छोटा वाला m इंटू v के बराबर हो जाएगा। सो आप क्या करोगे कि इन दोनों से जब डिवाइड कर दोगे तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है उसमें कैपिटल M आएगा और इसमें स्मॉल m है, तो दोनों का रेशियो आ जाएगा। और बाकी v ओमेगा आएंगे, तो v ओमेगा हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं। उसके बाद इन दोनों का पॉइंट पता चल जाएगा कि कौन सा रेशियो कितना जाने वाला है।
ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था जो कि अपने को रॉड और स्फीयर के लिए सेपरेटली सॉल्व करना था उसी टाइम पे। अगर आपको क्लियर हुआ है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसको कॉपी कर लीजिए और सॉल्व कीजिए। मैंने इक्वेशन बना दी है। डेल्टा एल को क्या लिखेंगे? आई ओमेगा, ये केवल रॉड के लिए लगाएंगे। डेल्टा एल शुड बी रिटन एज आई ओमेगा माइनस आई ओमेगा डैश। आई वही रहेगा, ओमेगा अपना बदला हुआ है, और you can divide, then after division you will find your answer. Okay, if you got it. अच्छा सवाल था क्योंकि इसमें मल्टीपल चीजें एक साथ आई है। एक तो एनर्जी कंजर्वेशन, फिर लीनियर ये एंगुलर मोमेंट, सॉरी इस ई की वैल्यू आया है, फिर इनके अलग से इम्पल्स इक्वेशन, लीनियर इम्पल्स इक्वेशन, और उसके बाद की स्टोरी। ऐसे क्वेश्चन करने से अपने को ओवरऑल पर्सपेक्टिव पता चल जाता है कि क्या अगर क्वेश्चन मल्टीपल चीजों को भी इन्वॉल्व करेगा तो हम उसको रिलेट कर पाते हैं। इसके बाद आपने कुछ और क्वेश्चंस पूछे, मैं उनको भी क्विकली कॉपी करता। दिस इज 64. Then this is 1. So we will start with this 64. A minute. Okay, so let's read की इक्वेशन क्या बोलते हैं और फिर समझते हैं। इनिशियली आपको ऐसा क्वेश्चन हो सकता है हार्ड लग रहे हो, ओवर द टाइम आप समझ जाओगे कि क्या चल रहा है। एक इंक्लाइंड प्लेन है, आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक स्लाइड करके देखा था। अब ब्लॉक के ऊपर एक रोलिंग ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं। So it says a plank of mass m, capital M, is placed over a smooth inclined plane and a sphere is also placed over the plank. So that's a sphere. Friction is sufficient between the sphere and the plank. So ये rough surface है, और ये जो inclined plane है that is smooth. So we need to know कि कौन सा smooth है कौन सा rough है. So friction is sufficient. This यहाँ पर friction आपको sufficient बताया जा रहा है. If the plank and sphere are released from rest, दोनों को एक साथ rest से release किया हुआ है. The frictional force on the sphere, sphere पर कितना frictional force लगेगा ये अपने को बताना है. तो आपको अगर कुछ याद हो तो हम लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बनाए कि अगर ये इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पर स्फीयर है और स्फीयर मूव करता है तो यहाँ पर कितना फ्रिक्शन आता है, ऊपर आता है और कितना आता है, वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है ना. उसी का ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, क्योंकि यहाँ पर जो इंक्लाइंड प्लेन था जिस पर स्फीयर रोल करता था वो फिक्स था. अब यहाँ पर जिस पर स्फीयर रोल करेगा वो भी मूव कर रहा है. सो उसको भी हमको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. सो वी कैन डू सो. For that sake, what we need to do is go for the free body diagram and write the equations. So let's say ये अपना sphere का BD है. Sphere पे लगने वाले forces को show करते हैं. You'll find that sphere is going to be having a force. mg component यहाँ पर जाएगा, एक mg component यहाँ पर जाएगा, एक normal reaction आएगा plank से, और एक friction आएगा. Friction either upward or downward में से कहीं रहेगा, और sufficient friction बोला है.
इसने रोलर जैसा कंडीशन के बारे में कुछ बोला नहीं है, बस ये बोल दिया कि सफिशिएंट फ्रिक्शन है। सफिशिएंट फ्रिक्शन का मतलब हुआ रोलिंग को इंडिकेट करना चाह रहे हैं। सो लेट्स से कि अब इसको इधर ओके साउंड बैक हुआ होगा अभी। सो वी विल बी ऐप वीडियो बनाते हैं। सो जब आप प्लैंक ऐप वीडियो बनाओगे देन यू विल फाइंड कि कुछ ऐसा जाएगा। एंड इट आल्सो रिक्वायर्स सम फोर्सेस टू ड्रॉ। इसका अपना मास होगा mg का कंपोनेंट, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम अपसाइड, फ्रिक्शनल फ्रॉम द अपसाइड, अपोजिट डायरेक्शन वाला, ऐसा दिखा सकते हैं। एंड व्हाट इज एक नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द बॉटम इंक्लाइंड प्लेन। ये इसकी अपनी स्टोरी होने वाली है। डाउन साइड फ्रिक्शन नहीं है तो वो नहीं होगा। स्फीयर के मास के बारे में नहीं बोला है और आपसे फ्रिक्शन जानना चाह रहा है तो उसको जरूरत नहीं पड़ रही होगी। ये आएगा mg साइन थीटा कैपिटल M, ये आएगा mg cos थीटा। इस नॉर्मल रिएक्शन को लेट से n डैश बोल देते हैं। And then this will be, let's say, n. This is friction F. This friction is F. This is going to be small mg cos theta, and this is going to be small mg sin theta, and this normal reaction is n. So इसका BDs हो गया. Now, what else we are supposed to do is कि आप बोलोगे कि इसका acceleration let's say a है या a prime है, क्योंकि ये केवल एक्सेलरेट करेगा, ये रोटेट नहीं कर सकता है। इसके साथ रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों होगा तो इसका एक्सेलरेशन a पकड़ लेते हैं और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा पकड़ लेते हैं। अब हम लोग स्फीयर की इक्वेशंस लिखेंगे, प्लैंक की इक्वेशंस लिखेंगे, मैनिपुलेट करेंगे और जो पूछा गया उसकी तरफ जाएंगे। दैट मींस एफ निकालना है। अब ये सफिशिएंट है, इसका मतलब ये स्टैटिक है, और स्टैटिक है इसका मतलब है कि ये पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में नहीं चल रहा है, इसका मतलब रोलिंग चल रही है। सो ये स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, इसलिए इसको म्यू और नॉर्मल रिएक्शन जैसा नहीं लिखना है अपने को, तो उसको इक्वेशन से यूज करना है। सो व्हाट आर द इक्वेशंस दैट वी आर सपोज्ड टू यूज? दे आर लाइक दिस: स्मॉल mg sin थीटा स्फीयर की एक इक्वेशन। देन वी विल गो फॉर रोटेशनल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। आप बोलोगे फ्रिक्शन लगेगा, रेडियस लेट्स से इसकी रेडियस को हम लोग r पकड़ते हैं, ये टॉर्क देगा I इंटू अल्फा, ये दूसरी इक्वेशन। और इसके लिए क्या अप्लाई करेंगे? प्लैंक के लिए प्लैंक प्लस एफ, क्योंकि ये फ्रिक्शन इसको सपोर्ट कर रहा होगा। दिस मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए प्राइम, बस इक्वेशन नंबर 3। और व्हाट एल्स? एन की अपने को जरूरत नहीं है तो उसकी कोई खास बात नहीं है। अब यहाँ से देखो अननोन कितना हमारे पास, एक ए अननोन है, एक अल्फा अननोन है, एक ए प्राइम अननोन है, एक एफ अननोन है, और अपने को एफ चाहिए, तो ए अल्फा एट ए डैश को एलिमिनेट करना होगा। यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन की अपने को और जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि मास ऑफ द स्फीयर और रेडियस ऑफ द स्फीयर। सो प्रोबेबली वो मास और रेडियस को यूज करेगा। उसके कैंसिल होने के लिए स्लाइटली चांसेस है। एनीवे, फोर्थ इक्वेशन कहाँ से बनेगी वो बता था आपको। नो स्लिप कंडीशन आनी चाहिए। सो यहाँ पे नो स्लिप कंडीशन, यहाँ का एक्सेलेरेशन निकालोगे तो आपको पता चलेगा इधर ए आएगा, इधर आर अल्फा आएगा, और टोटल ए प्राइम आना चाहिए। सो ये फोर्थ इक्वेशन, दैट मींस ए माइनस आर अल्फा मस्ट बी इक्वल टू ए प्राइम, दस फोर्थ। नाउ अब क्या करना है अपने को, यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देनी है, यहाँ से अल्फा पकड़ के यहाँ पे रख देना है, और यहाँ से ए प्राइम को पकड़ के यहाँ पे रखना है। जब आप रखोगे, सबको सॉल्व करोगे, तो आप पाओगे कि उसमें केवल एफ अननोन रहेगा, एफ फ्रिक्शन, और उसी फ्रिक्शन को अपने को कैलकुलेट करना है, तो वहां से निकल के आ जाएगा। So using 1 2 3 put all values of a alpha and a prime, find the f value। बट जितना अपने को समझ में आ रहा है यहाँ पर कि इस f की वैल्यू में स्मॉल m का एक्सप्रेशन आने वाला है,
क्योंकि इसको जब डिवाइड करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा और आर का एक्सप्रेशन आने वाला है। तो आपका जो आंसर दिया गया होगा वो कैपिटल एम, एक मास ऑफ द स्फीयर, रेडियस थीटा के टर्म में देगा। इक्वेशंस बना लीजिए, इसके बाद सॉल्व करेंगे, अपने को आंसर मिलेगा 100%, एंड जो भी मिलेगा वही आंसर आएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे क्विकली जाते हैं, आपके कुछ और डाउट्स हैं उनको भी कवर कर सकें। Question number this one. It says a rigid lamina is sliding on a horizontal floor with one of its flat faces on the floor. Okay. Rigid lamina है, ठीक है। The floor is represented by XY plane of the coordinate system. At an instant, some of the velocity components of three particles A, B, and C of the lamina, when they occupy these positions, origin 1, 2, 2, 1, उनके कंपोनेंट्स अपने को पता है, ठीक है। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन एट दिस इंस्टेंट। ओके, सो ये भी पाथफाइंडर का क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है। अगेन इसका भी सोल्यूशन मैंने आपको उस चैनल पे डाल रखा है, आप वहाँ से एक बार वॉच कर लेंगे। बट मैं आइडिया जरूर यहाँ पे दे देता हूँ कि क्या बोलना चाह रहा है और कैसे निकालना है। किसी और तरीके से जाओगे तो आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, और जैसा मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है वो आपका एक्सप्लेनेशन ना समझ में आया तब जरूर पूछने का। तो ये एक्स वाई प्लेन पर कोई बॉडी ऐसा टू डायमेंशनल बॉडी पाया जा रहा है। किसी एक इंस्टेंट में इस पॉइंट का नाम ए दिया गया है, ओरिजिन पर है। दूसरा पॉइंट आपको 1,2 पर है, तो 1 इधर जाओगे 2 इधर जाओगे, कहीं यहाँ पर अपने को बी मिलेगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज 2,1, समवेयर यहाँ पर सी मिलेगा आपको। इन 3 पॉइंट्स की आपको वेलोसिटीज की डायरेक्ट कंपोनेंट्स दिए हैं, मतलब इसने वेलोसिटी नहीं बताया। आपको याद होगा कि हम लोगों ने जब सेंटर ऑफ मास पढ़ने की, सॉरी, सेंटर ऑफ इंस्टेंटेनियस रोटेशन की बात की थी, या इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन की बात की थी, तो ऐसा बोला था कि अगर अपने को 2 पॉइंट की वेलोसिटी पता हो तो हम पता कर लेते हैं, या फिर एंगुलर वेलोसिटी पता हो तो पता कर लेते हैं। इसने क्या किया है कि आपको प्रॉपर वेलोसिटी ना देकर कंपोनेंट्स दिए, जैसे कि ए पॉइंट की एक ये वेलोसिटी है, ये बताया, उसका ये कंपोनेंट बताया, केवल एक्स कंपोनेंट, वाई के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। अब ये इसकी टोटल वेलोसिटी नहीं है, इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसके परपेंडिकुलर जाने से सेंटर ऑफ रोटेशन मिलेगा, क्योंकि वो तो टोटल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। और बी पॉइंट का भी उसने एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है, तो बी पॉइंट का भी एक्स कंपोनेंट है, ये 4 है। सी पॉइंट का इसने वाई कंपोनेंट दिया है, तो सी पॉइंट का वाई कंपोनेंट ये दिया इसने, नीचे की तरफ है, और 2 है। ये केवल आपको कुछ ही कंपोनेंट्स उसने दिए। और अब आपसे पूछता है कि सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ पे होगा इस इंस्टेंट पर। हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं कि लेट से कोई पी पॉइंट रहा होगा सेंटर ऑफ रोटेशन एक्स, वाई, और वही रूल लगाने की कोशिश करेंगे जो हम लोग जानते हैं कि अगर जहां भी होगा तो उससे इसकी वेलोसिटी को लिंक करेंगे, इसकी वेलोसिटी को लिंक करेंगे, इसकी वेलोसिटी को लिंक करेंगे। और उसको लिंक करने के लिए अब सपोज करो कि अपने पास अगर कोई सेंटर मिलता है और कोई भी पॉइंट की वेलोसिटी अपने को पता करनी होती है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। दिस इज हाउ द वेलोसिटी कम्स इन। जैसे हमको ए पॉइंट की वेलोसिटी लिखनी है, तो ए पॉइंट की वेलोसिटी लिखने के लिए हम उसको वी ए वेक्टर बोलेंगे, ओमेगा, ये रोटेट कर रहा होगा तो कोई ना कोई इसका ओमेगा रहा होगा, उस ओमेगा को सब ओमेगा के कैप बोल सकते हैं, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है और रोटेट कर रहा होगा पूरा वाई एक्सिस के, जेड एक्सिस के अबाउट, या फिर उसको ओमेगा बना के रखो तब भी चलेगा। तो दैट विल बी ओमेगा एज सच। आर कैप क्या लिखेंगे, आर वेक्टर क्या लिखेंगे, आर वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर, सेंटर को हमने पी माना हुआ है। ए के कोऑर्डिनेट्स अपने को क्या पता है, 0i प्लस 0j, आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया। और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, xi प्लस yj। और ओमेगा को आप ओमेगा के कैप आप ले सकते हो, जैसे ओमेगा के कैप लोगे और इसको रखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको ए पॉइंट की 2 वेलोसिटीज आएंगी, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। तो टेक ओमेगा एज ओमेगा के कैप जस्ट टू
मेक यू मोर कंफर्टेबल, इसको अगर मैं लिख दूं तो ये बनेगा ओमेगा के कैप क्रॉस माइनस एक्स आई माइनस वाई जे। हमारे पास क्या अननोन है, एक्स कॉमा वाई, क्योंकि यही हमारा सेंटर का कोऑर्डिनेट है और इसी को अपने को चाहिए। अब आप जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अपने को कुछ ऐसा मिलेगा, माइनस ओमेगा के क्रॉस आई, के क्रॉस आई करोगे तो अपने को जे मिलेगा, दैट मीन्स एक्स जे कैप, के क्रॉस जे माइनस आई कैप वाई आई कैप। अब यहाँ से अपने को वेलोसिटी ऑफ ए मिल गया, उसका एक्स जे कंपोनेंट भी है, आई कंपोनेंट भी है, और अपने को पता क्या है, अपने को उसका एक्स कंपोनेंट पता है, तो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। अब देखोगे इसका एक्स कंपोनेंट आएगा ओमेगा वाई आई कैप माइनस ओमेगा एक्स जे कैप। सो यहाँ से एक पॉइंट अपने को पता चल जा रहा है कि ओमेगा इंटू वाई की वैल्यू 2 आनी चाहिए। क्या पता चला कि ए पॉइंट की एक्स वेलोसिटी ये आती है और उसने एक्स वेलोसिटी अपने को दे रखी है ना। जैसा हमने ए पॉइंट के साथ किया तो हमने को एक रिलेशन मिला, अब ऐसा हम बी के साथ करेंगे, सी के साथ करेंगे, तो अपने को ऐसा 3 इक्वेशंस मिलने वाली हैं। और अननोन हमारे पास क्या होंगे, एक एक्स होगा, एक वाई होगा, एक ओमेगा होगा। सो वहां से हम ओमेगा भी निकाल सकते हैं, एक्स भी निकाल सकते हैं, वाई भी निकाल सकते हैं। आपसे पूछता है कि एक्स वाई बताइए तो हम निकाल के बता देंगे। ये भी एक डिफरेंट क्वेश्चन है, काफी डिफरेंट क्वेश्चन है, और बट मोर और लेस उसी से लिंक्ड आइडिया है जो हम लोगों ने पढ़ा था, और एटलीस्ट बताने के बाद तो अपने को समझ में आ जाना चाहिए। सो ये आपका, हाँ, दीज वर योर डाउट्स। इसके अलावा कोई अच्छा, आपका दूसरे क्लास का भी टाइम हो रहा होगा, चलेगा। सो आज के लिए इतना ही डाउट्स काफी हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे जो भी पढ़ रहे थे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।